हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं हमारे सीडीएस के पॉलिटी के पीवाईक्यूज, और ये हमारा पार्ट 4 होने वाला है पॉलिटी के पीवाईक्यूज का। इससे पहले मैं ऑलरेडी 3 पार्ट बना चुका हूँ, और इस पर्टिकुलर वीडियो हम यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो हमारी ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी से भी आपका यहाँ पे कोर्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। फिर कुछ आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट कमीशंस बने थे, उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आए, हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ आपकी यहाँ पे कोर्ट की बेंचेस बनी है, सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस वगैरह, तो हम उसको देखेंगे, ठीक है। और कमिटीज़ जो आपकी यहाँ पे बनी है उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर मनी बिल्स के साथ साथ आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स हो गया, तो इसके ऊपर भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में क्वेश्चन। फिर शेड्यूल्स और लिस्ट, ठीक है। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 साल में, ठीक है, 2019 से 2023 तक, तो हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे इसी पर्टिकुलर वीडियो में सब कुछ यहाँ पे सॉल्व करेंगे इन टॉपिक से रिलेटेड। और ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। और पॉलिटी से पहले हम लोग यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री को छोड़ के, अभी क्योंकि पॉलिटी के बाद हम यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री को हटा के बाकी सब आपके यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस के आपके तीनों सेक्शन, आपको यहाँ पे बायो केमिस्ट्री और आपके साथ साथ यहाँ पे फिजिक्स, ठीक है, सबकी हम यहाँ पे पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखी है, एक भी आपने यहाँ पे ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाए हैं, क्योंकि आपको कहीं पे ईयर वाइज भी मैंने आपको सॉल्व करा रखा है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे टॉपिक वाइज भी सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखी है तो आपको लिंक आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैंने उसको ईजी करने के लिए आपको यहाँ पे एक ही प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस दे दी है, क्योंकि यहाँ पे आपको इधर उधर ना जाना पड़े। और दूसरी चीज़, आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है, मतलब जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट आएगा तो एक साथ में एक सब्जेक्ट की आपको सारी वीडियोस एक साथ देखने को मिल जाएंगी, तो आपको इधर उधर सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। और सेकंड चीज़, अगर आप पहली बार टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ पे अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं हुए हो, तो वो भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं क्वेश्चन, तो आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। और सेकंड चीज़ कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए इसकी वीडियो की, तो यहाँ पे आपको उसी चैनल पे मिलेगी। और एट द एंड यहाँ पे अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना। और जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक भी ये पहुँच पाए, क्योंकि उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, उनको भी यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट भी होता है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हो। मैं हर एक को यहाँ पे रिप्लाई दे देता हूँ। डाउट से रिलेटेड जो भी आप यहाँ पे पूछोगे तो वहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो हमारे कोर्ट्स के ऊपर आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे आपके साथ साथ यहाँ पे हाई कोर्ट्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सबसे रिलेटेड जो आपके यहाँ पे क्वेश्चन आए, हम पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन है, द लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा है। इन द केस सुभाष शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991 रिफर्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेसिक फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस केस के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि यहाँ पे बेसिकली पूछ क्या रहा है। यहाँ पे ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, तो यहाँ पे ये केस किस फील्ड से रिलेटेड था, कौन से आपके फीचर से रिलेटेड था आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, और ये आपका था यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड। और यहाँ पे कोर्ट ने क्या बोला था कि जो आपका जुडिशियल रिव्यू है वो आपका एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना। साथ ही साथ मैं आपको एक दो और बता दे रहा हूँ, उनके बारे में भी आप यहाँ पे पढ़ के जरूर चले जाना। जैसे बेरूबारी केस हो गया, ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती केस है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे आपकी और भी थोड़े बहुत केसेस है जो आपके यहाँ पे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी है, कुछ आपके स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ स्टेट्स या फिर आप बोल सकते हो जो केसेस है यहाँ पे आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपके लिए आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का जुडिशियल रिव्यू। अब नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, आर्टिकल 231 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू स्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहली चीज़ तो यहाँ पे स्टैटिक जी के आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया कि आर्टिकल 231 क्या बताता है। आर्टिकल 231 ये बताते हैं कि हम किसी भी दो स्टेट्स का या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स को एक ही हाई कोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब एक ही हाई कोर्ट दो स्टेट या दो से ज़्यादा स्टेट के लिए हो सकता है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको यहाँ से ये पता चल गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि ये किसके पावर है, मतलब किसकी यहाँ पे ये पावर है इन चारों ऑप्शन में से। तो ये आपका आंसर होने वाला है पार्लियामेंट की पावर है, ठीक है। तो बेसिकली पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 231 का यूज़ करके वो कोई एक हाई कोर्ट, ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स को भी दे सकती है। मतलब कि यहाँ पे जो भी आपके केसेस रहेंगे, तो हर उन पर्टिकुलर स्टेट्स के जो भी आपका जिसके लिए भी आपका हाई कोर्ट बन रहा है, तो उन सब स्टेट्स के आपके जितने भी यहाँ पे केसेस रहेंगे वो उसी कोर्ट में चलेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके मन में आ सकता है कि ऐसी कौन सी कोर्ट है। तो देखो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, यहाँ पे जो पंजाब है और हरियाणा है, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा का जो हाई कोर्ट है ये आपको मिलेगा चंडीगढ़ में, ठीक है।
तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे पंजाब और हरियाणा दोनों का ही आपका एक ही आपका हाई कोर्ट है, वो भी आपका कहाँ पे है, चंडीगढ़ में है। फिर देखो आपको ना नॉर्थ ईस्ट पे देखने को मिलेगा असम, ठीक है, असम हो गया। फिर आपको यहाँ पे मिजोरम देखने को मिलता है, ठीक है। फिर नागालैंड देखने को मिलता है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ए आर लिख रहा हूँ, मतलब अरुणाचल प्रदेश। तो इन सब का आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एक ही हाई कोर्ट है इन चारों स्टेट्स का भी, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है गुवाहाटी में, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए लक्षद्वीप का, ठीक है। तो लक्षद्वीप और साथ में केरला। तो देखो लक्षद्वीप और केरला का आपको देखने को मिलता है स्टेट ऑफ केरला में, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछता है अंडमान एंड निकोबार का हाई कोर्ट कौन सी स्टेट में है, तो ये आपको देखने को मिलेगा वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल का तो वेस्ट बंगाल में है ही, पर उसके साथ साथ आपका यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार का भी है, ठीक है। तो ये कुछ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स और भी है या फिर यूटी है ऐसी, जिनका आपका यहाँ पे एक ही स्टेट या फिर आप बोलो एक ही जगह पे आपका हाई कोर्ट है, ठीक है। अब जैसे अब आपके पास मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आपको अब ये बताना है कि यहाँ पे JNK और लद्दाख का आपका हाई कोर्ट कहाँ पे है, ठीक है। लद्दाख का क्या सेपरेट है या फिर JNK का जो हाई कोर्ट था वही आपका यहाँ पे लद्दाख का भी है, ठीक है। अब ये आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ पे आपको कमेंट करके ये चीज़ बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे बोल रहा है द इशू वेदर सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड is violative of articles 21, 14 and 15 of the constitution of India was decided in which one of the following case, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि जो आपका सेक्शन है IPC 377 का, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि इसके थ्रू यहाँ पे जो वायलेशन होता था 21, 14 और 15 आर्टिकल। अब देखो हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, 21 आपका क्या है यहाँ पे राइट टू लाइफ है, 14 आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ और 15 है आपका यहाँ पे नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। क्या आप किसी भी बेसिस पे आपका मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। तो इन सबको यहाँ पे कौन सा आपका ऐसा ये जो आपका 377 सेक्शन था, ये आपको बेसिकली इन तीनों आर्टिकल्स को यहाँ पे खराब कर रहा था या फिर बोल सकता वायलेट कर रहा था, और इसी को यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिसीजन में इसको सही किया गया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे नास फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ NCT मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड अदर्स। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिसीजन इस पर्टिकुलर आपके केस में ये सब हुआ था यहाँ पे, तो ये पता होना चाहिए। और ये केस आपका बेसिकली रिलेटेड है, ठीक है, यहाँ पे सेक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके एडल्ट होते थे उनके ऊपर बेसिकली यहाँ पे IPC की 377 यहाँ पे लगाई जाती थी, जो भी यहाँ पे इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, जिसको बाद में यहाँ पे आप बोल सकते हो कि डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए बस, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, ठीक है, जो भी यहाँ पे भी अब ये सब आ जाता है। तो देखो यहाँ पे जो मेन आपके लिए हैं वो है ऊपर वाले तीनों केसेस। तो सबसे पहले हम लोग उल्टा चलते हैं। सबसे पहला आपके पास है यहाँ पे शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये अभी आपने सुना होगा ट्रिपल तलाक, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इसी से ही रिलेटेड है, इसी पर्टिकुलर केस से आपका यहाँ पे जो जजमेंट दी थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, वो यहाँ पे इसी पर्टिकुलर केस की वजह से यहाँ पे आपका ट्रिपल तलाक हटा था, ठीक है। तो 3-2 का आपका यहाँ पे मेजोरिटी मिली थी इस पर्टिकुलर केस में, 5 आपके जजेस की यहाँ पे आप बोल सकते हो बेंच थी, ठीक है, जिसमें 3-2 की मेजोरिटी से यहाँ पे ट्रिपल तलाक को यहाँ पे हटाया था। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है, इस पे बेसिकली अब यहाँ पे आप बोल सकते हो कि लीगल बैन लग चुका है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बस चीज़ें याद रखनी है। तो वो कौन सा केस था आपका, वो था आपका यहाँ पे शायरा बानू वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक। उसके बाद आपको सेकंड पे दे रखा है यहाँ पे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो देखो ये वाला जो आपका यहाँ पे केस है, ये बेसिकली आपका यूनियन ऑफ इंडिया के साथ नहीं है, यहाँ पे किसके साथ है, स्टेट ऑफ राजस्थान के साथ है। और ये था आपका यहाँ पे कि जब भी आपकी जो वर्क प्लेसेस होती थी, ठीक है, तो वहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट होती थी जो यहाँ पे, तो उसको यहाँ पे ख़त्म करने के लिए ये पर्टिकुलर केस यहाँ पे आप बोल सकते हो कि दाखिल किया गया था, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपका है यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट से, ठीक है। तो ये आपका है राजस्थान में है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहा है स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद फर्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो जो श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला जो आपका यहाँ पे केस है, तो यहाँ पे इस केस में बेसिकली किससे मतलब किस चीज़ से रिलेटेड यहाँ पे आपकी बात हुई है। तो ये आपकी यहाँ पे बात हुई है बेसिकली जो आपका यहाँ पे IT एक्ट था 2015 का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका बेसिकली डिपेंड था आपका IT एक्ट जो आया था आपका 2015 में, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर चीज़ से यहाँ पे ये आपका रिलेटेड है। और वहाँ पे इसमें क्या बताया गया है कि जो आपका आर्टिकल 19 है, ठीक है, उसको ये वायलेट करता है। इसका एक सेक्शन था यहाँ पे, सेक्शन था आपका यहाँ पे 66A, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका यहाँ पे वायलेशन होता है आर्टिकल 19 का, ठीक है, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का यहाँ पे बेसिकली बताया जाता है यहाँ पे कि वायलेशन होता था, इसलिए ये पर्टिकुलर केस भी यहाँ पे देखने को हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आप यहाँ पे अगर आपसे डायरेक्ट बोल देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के केस में भी, तो आपका आंसर भी यहाँ पे यही होगा, ठीक है, श्रेया सिंघाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका कहाँ पे है, ये ऑनलाइन फॉर्म पे है, ठीक है, मतलब कि आप जो यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हो, तो उस केस में आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर केस आपका यहाँ पे दाखिल हुआ था। ठीक, तो यहाँ पे चारों केसेस के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब देखो ये वाला जो केस है ना, ये बहुत कम, ऐसे बहुत ज़्यादा कम चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जाए, पर तब भी आपको यहाँ पे करना ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पे बस आप ये ज़रूर पढ़ लो कि कौन सा केस आपका किस फील्ड से रिलेटेड है, और कौन सा यहाँ पे, जैसे इस वाले में आईटी एक्ट 2015 का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, ठीक है, इस वाले में आपका यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ट्रिपल तलाक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे, उस टाइम पे मुद्दा हुआ करता था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इन सब के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है यहाँ पे डी जो करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इन द केस ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट इज कॉल्ड, ठीक है। तो आपसे बेसिकली यहाँ पे उसके ज्यूरिडिक्शन के ऊपर यहाँ पे बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पूछ रखा है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी आपके यहाँ पे डिस्प्यूट्स, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे डिस्प्यूट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टेट्स के बीच में हो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स, ठीक है, ऐसे कर लो, एंड स्टेट्स, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके बोल लो टू और मोर स्टेट्स, ठीक है, टू और मोर स्टेट्स, ठीक है, या फिर दो स्टेट या फिर दो से ज़्यादा स्टेट, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक कोई पर्टिकुलर स्टेट का, या फिर एक से ज़्यादा स्टेट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। तो वो सारे आप डिस्प्यूट्स आपके यहाँ पे कौन से ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, ये आपके आते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में। और यही आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और बार बता दे रहा हूँ, यहाँ पे कौन कौन से आपके केस आते हैं, ये आपके आते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई भी एक कोई स्टेट का, या फिर एक से ज़्यादा स्टेट का। दूसरा चीज़, आपस में कोई भी दो स्टेट का या फिर दो से ज़्यादा स्टेट्स का, ठीक है। तो ये सारे आपके केसेस जो हैं यहाँ पे, आप बोल सकते हो जो भी आपके डिस्प्यूट्स हैं इन सब से रिलेटेड, वो आपके आते हैं यहाँ पे ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में, ठीक है। तो यही आपका यहाँ पे आंसर था बेसिकली। अब हम चलते हैं अगले वाले पे, वो है आपका यहाँ पे इनहेरिट ज्यूरिडिक्शन। तो देखो, इनहेरिट ज्यूरिडिक्शन को ना बेसिकली हम लोग यहाँ पे इलेक्शन ज्यूरिडिक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन ज्यूरिडिक्शन भी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे हमारी सुप्रीम कोर्ट को, कि यहाँ पे जितने भी आपका डिसीजन है, पर्टिकुलर डिस्प्यूट जो है आपके यहाँ पे इलेक्शन से रिलेटेड, आपके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पहले तो जो भी आपके यहाँ पे डिस्प्यूट है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, ठीक है, उनके इलेक्शन से रिलेटेड बेसिकली, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी आपके यहाँ पे डिस्प्यूट होंगे, वो आपका कौन देखता है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देखता है अंदर इलेक्शन ज्यूरिडिक्शन, या फिर आप उसी को बोल सकते हो इनहेरिट ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना, और ये इलेक्शन से रिलेटेड है आपके ये प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की, ठीक। अब देखो उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है प्लेनरी ज्यूरिडिक्शन। तो देखो, प्लेनरी ज्यूरिडिक्शन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे रिव्यू ज्यूरिडिक्शन भी, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है, हर एक के दो दो नाम नहीं है, पर एटलीस्ट आपको ये सब को के बारे में पता होना चाहिए। तो जो आपका यहाँ पे रिव्यू ज्यूरिडिक्शन है, या फिर आप बोल सकते हो इसको प्लेनरी ज्यूरिडिक्शन, तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है सुप्रीम कोर्ट को, कि यहाँ पे कोई भी कोर्ट ने, ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, कोई भी टाइप के कोर्ट ने अगर कोई भी यहाँ पे आपको डिसीजन दे रखा है, तो उसको वो वापस से यहाँ पे रिव्यू कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ कौन बताता है, ये प्लेनरी ज्यूरिडिक्शन या फिर रिव्यू ज्यूरिडिक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर अगला है आपके पास यहाँ पे एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। तो देखो, एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन बेसिकली यहाँ पे क्या है, कि यहाँ पे ये कंसल्ट करता है, ठीक है, कंसल्ट करता है हमारे प्रेसिडेंट को। तो यही आपका यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का क्या है, इसी को हम बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, जहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे कंसल्ट करता है प्रेसिडेंट को, ठीक है। और ये आपको आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल है 143, ठीक है। और लास्ट आपका यहाँ पे एक और होता है, वो होता है आपका यहाँ पे रिट ज्यूरिडिक्शन, ठीक। तो रिट ज्यूरिडिक्शन हमने ऑलरेडी देख रखे हैं, जितने भी हमारे रिट्स थे उसके अकॉर्डिंग, और ये आर्टिकल 32 में आता है सुप्रीम कोर्ट के, और 226 में आता है आपका यहाँ पे हाई कोर्ट में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, कि यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप भूलो ना। तो 32 में आता है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के में, और 226 में आता है आपके हाई कोर्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, रिव्यू ज्यूरिडिक्शन की अभी आर्टिकल लिख लेना, 137 यहाँ पे इसका आर्टिकल है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे इनहेरिट वाले का, तो इनहेरिट वाले का आर्टिकल है हमारा यहाँ पे आर्टिकल 71, और आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का आर्टिकल है 131, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब के आर्टिकल्स भी आपको यहाँ पे देख लेना, और बाकी मैंने आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके की जो हमारे यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, ठीक है।
तो ये आपका यहाँ पे 5वां था और 4 आपको यहाँ पे दे रखे हैं। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि विच लॉ प्रिस्क्राइब्स दैट ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट शैल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है आर्टिकल 348 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जो आपका आर्टिकल है 348, इसका आपका यहाँ पे पार्ट है 1। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, आर्टिकल 348 का पार्ट 1 है यहाँ पे बेसिकली, जो यहाँ पे बताता क्या है, यहाँ पे ये बताता है कि जो भी आपके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, साथ ही साथ जो भी आपके यहाँ पे हाई कोर्ट है, इन सब में आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही यहाँ पे यूज़ करोगे अनटिल अगर पार्लियामेंट यहाँ पे कुछ प्रोवाइड करता है, कुछ अगर अलग से यहाँ पे कुछ रूल निकालता है तब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रख लेना इसके साथ साथ कि यहाँ पे जो आर्टिकल 145 है, यहाँ पे ये बताता है कि यहाँ पे जो भी इसके फंक्शन है, ठीक है, जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट के फंक्शंस हैं, वो अपने फंक्शंस के लिए कौन कौन से आप बोल सकते हो कि यहाँ पे न्यू आपके जो पर्टिकुलर आप बोल सकते हो यहाँ पे रूल्स निकाल सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग के लिए यहाँ पे अलग अलग रूल्स निकाला जा सकता है अंडर आर्टिकल 145। ठीक है, पर यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि इंग्लिश लैंग्वेजेस से रिलेटेड, तो आपका आर्टिकल 348 ये बताता है कि आपके यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ होती है आपके सुप्रीम कोर्ट में। ये आपको यहाँ पे याद रख लेनी है हर एक प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, तो आर्टिकल 348 करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम रिट्स आर इशूड बाय। तो हमने यहाँ पे देखो पिछले वीडियोस में हमने यहाँ पे रिट्स कवर किए हैं। ठीक है, मैंडेमस वगैरह, हार्पिस कॉर्पस, ठीक है, ये बहुत सारी आपकी यहाँ पे रिट्स थी, तो यहाँ पे हमने सब यहाँ पे कवर की थी। आपसे अब यहाँ पे यही पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे आपके कोर्ट्स हैं, ऐसे कौन से कोर्ट्स हैं जो यहाँ पे रिट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर आप बोल सकते हो इशू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाले सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो यहाँ पे देखो सुप्रीम कोर्ट का मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था, आपका यहाँ पे कौन सा होता है 32 होता है आपका यहाँ पे, और आपका हाई कोर्ट में होता है 226। ठीक है, तो ये दोनों आपको यहाँ पे आर्टिकल्स याद रख लेने हैं आपको यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट में कौन सा आर्टिकल है, मतलब कौन सा आप यहाँ पे आर्टिकल को यूज़ करके रिट्स प्रोवाइड कर सकते हो, इशू कर सकते हो। तो वो है आपका यहाँ पे आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट में है आर्टिकल 226। तो यहाँ पे यही दोनों सिर्फ कोर्ट्स है जो आपके यहाँ पे रिट्स इशू कर सकते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर। हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाले कमीशन, बेंचेस और कमिटीज से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग चीफ जस्टिसेस ऑफ इंडिया ऑर्डर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्पेशल बेंच कॉल्ड सोशल जस्टिस बेंच। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछ रहा है कि किसके टाइम पीरियड में, मतलब या फिर आप बोल सकते हो किसने यहाँ पे एक स्पेशल बेंच यहाँ पे स्टेब्लिश की थी जिसका नाम था यहाँ पे सोशल जस्टिस बेंच। ठीक है, तो ये आपका हुआ था 2014 में, और उस टाइम पे आपके यहाँ पे चीफ जस्टिस थे जस्टिस HL दत्तू। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये जस्टिस जो आपकी यहाँ पे सोशल जस्टिस बेंच यहाँ पे क्यों स्टैब्लिश हुई थी और इसका काम क्या था, यहाँ पे इसका काम था यहाँ पे जितने भी आपके मैटर्स हैं जो कि आपके यहाँ पे सोसाइटी और उनके मेंबर से रिलेटेड है, जहाँ पे भी बात होती है यहाँ पे सोशल जस्टिस की। ठीक है, तो यहाँ पे सोशल जस्टिस को सिक्योर करने के लिए ये पर्टिकुलर बेंच का यहाँ पे गठन आप बोल सकते हो यहाँ पे हुआ था, और ये आपका हुआ था 2014 में। उस टाइम पे आपके चीफ जस्टिस थे HL दत्तो। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा था कंप्यूटेशन ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड वाज रिकमेंडेड बाय। तो यहाँ पे आपका आंसर है यहाँ पे तेंदुलकर कमेटी। और देखो यहाँ पे ये चीज़ याद रख लेना, जो भी आपको यहाँ पे चारों कमेटी दे रखी है वो सारी आपकी यहाँ पे पॉवर्टी से ही रिलेटेड आपकी यहाँ पे कमेटीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब ने आपकी बेसिकली क्या बताई है, पॉवर्टी लाइंस आपको यहाँ पे बताई हैं अलग अलग फीचर्स देख के। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अलग कमेटी है उन्होंने न्यूट्रिशल वैल्यू यहाँ पे आप बोलो उनको देख के यहाँ पे बताया है। फिर जो आपके यहाँ पे ढांडेकर कमेटी है उन्होंने 2250 आपके यहाँ पे कैलोरीज को देख के बताया कि इतना एटलीस्ट आपको यहाँ पे अफोर्ड कर सकते हो। फिर लखनवाला यहाँ पे जो कमेटी है इन्होंने बताया था कि यहाँ पे आपकी 2100 से 2400 तक जो आपकी कैलोरीज है, अगर आप इसको यहाँ पे कर लेते हो तो एकदम सही हो जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे बस पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉवर्टी लाइन से रिलेटेड आपके यहाँ पे सब कमिटीज़ है, ये आपको बस एक्स्ट्रा आप यहाँ पे पता कर लेना। और यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू फॉर द पीरियड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर है स्टैटिक जी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका आंसर है ए ऑप्शन जस्टिस MN वेंकटाचाही। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ए ऑप्शन। यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इसमें समझाने का कुछ ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि MM पुंची कमीशन ऑन सेंटर स्टेट रिलेशन हैज रिकमेंडेड द डिस्पोजल ऑफ अ बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव विद इन वॉट मंथ्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे कितने मंथ्स के अंदर आपका यहाँ पे जो बिल है जो यहाँ पे रिकमेंड किया गया है वो यहाँ पे डिस्पोज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, जो आपको यहाँ पे पुंछी कमीशन दे रखा है यहाँ पे, तो ये जो आपके थे ये आपके थे CGI थे यहाँ पे, बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ यहाँ पे इंडिया रह चुके हैं ये। ठीक है, और ये कौन से आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ये थे आपके यहाँ पे 28। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर इसके साथ साथ यहाँ पे ये चेयरमैन रह चुके हैं सेंटर स्टेट रिलेशन कमीशन के, जो कि आपको यहाँ पे 2007 में स्टैब्लिश हुआ था। और उसी के अंदर यहाँ पे इन्होंने सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इनका यहाँ पे एक कमीशन था, जिसका नाम यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पुंची कमीशन है, ठीक है, जिसको यहाँ पे पुंची कमीशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे सेंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में आपका यहाँ पे ये पुंची कमीशन बना है। और यहाँ पे जो आंसर होने वाला है, ये आपका आंसर होने वाला है बी ऑप्शन, यहाँ पे 6 मंथ्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके 6 मंथ्स हो जाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो रिजर्व हुआ है, ठीक है, जो भी बिल आपका यहाँ पे आया है, मतलब जो आपसे यहाँ पे बोल रखा है कि रिलेशंस हैज रिकमेंडेड द डिस्पोजल ऑफ अ बिल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो वो यहाँ पे 6 महीने के अंदर ही यहाँ पे आपका बोल सकते हो आप डिस्पोज हो सकता है, ठीक है, डिस्पोजल हो सकता है उसका। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है बी ऑप्शन 6 मंथ्स। ना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमीशन पार्लियामेंट्री कमिटीज इज करेक्ट, ठीक है। तो देखो हम ये पहले भी हम यहाँ पे टॉपिक कर चुके हैं, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आप वीडियो को पॉज करो यहाँ पे और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप खुद से ट्राई करो करने का। अगर नहीं होता है तो यहाँ पे मैं आपका आंसर बता ही रहा हूँ, वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो देखो जो भी हम यहाँ पे मेंबर सिलेक्ट होते हैं यहाँ पे आपके पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के, तो वो या तो आपके अपॉइंट करता है यहाँ पे आपका स्पीकर, ठीक है, यहाँ पे ये याद रखना है। और यहाँ पे जो आपके इलेक्शन के थ्रू भी आपके कुछ मेंबर्स आपके यहाँ पे इन कमिटीज़ में आते हैं, ठीक है, मतलब आपके यहाँ पे जो मेंबर्स हैं या तो अपॉइंट होते हैं या फिर इलेक्ट होते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो भी आपका मोशन आपका यहाँ अडॉप्ट कर रहे हो आप, ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे मोशन अडॉप्ट होता है स्पीकर के थ्रू या फिर आपके जो चेयरमैन होता है राज्यसभा का उसके थ्रू, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इलेक्ट या फिर अपॉइंट करते हो, ठीक है, मेंबर्स को कमिटीज़ में। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस में देखो तो यहाँ पे पहले में दे रखा है द मेंबर्स आर ओनली अपॉइंटेड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्टेड भी होते हैं। फिर द मेंबर्स आर ओनली इलेक्टेड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अपॉइंटेड भी होते हैं। फिर सी आपको दे दिया था द मेंबर्स आर ओनली नॉमिनेटेड, तो ये भी आपका गलत है। तो आपका जो बचा है यहाँ पे डी ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा, द मेंबर्स आर अपॉइंटेड और इलेक्टेड ऑन अ मोशन मेड एंड अडॉप्टेड और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा और द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका कहने का क्या है, यहाँ पे जो आपके मेंबर्स हैं या तो वो अपॉइंट होते हैं या फिर इलेक्ट होते हैं, जो भी आपका यहाँ पे मोशन पास होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, या फिर आप बोलो जो भी आपका मोशन यहाँ पे नॉमिनेट होता है या फिर अडॉप्ट होता है आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा के थ्रू या फिर आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के थ्रू, उसके थ्रू आप यहाँ पे मेंबर्स को अपॉइंट करते हो कमिटीज में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, यही आपको यहाँ पे आंसर होना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है द इंटर स्टेट काउंसिल वॉज सेटअप इन 1990 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे साकरिया कमीशन के थ्रू, यहाँ पे बेसिकली आपका जो इंटर स्टेट जो काउंसिल है यहाँ पे ये स्टैब्लिश हुआ था। और ये आपका जो साकरिया कमीशन है कब आया था, ये आपका आया था 1983 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखो पुंची कमीशन ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आपको यहाँ पे इंटर स्टेट आप बोल लो, यहाँ पे स्टेट और सेंटर के बीच पे रिलेशन के बीच आप जब भी यहाँ पे रिलेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे कमीशन जो आपका आया था वो था आपका यहाँ पे पुंची कमीशन, जिसने यहाँ पे सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बारे में यहाँ पे बताया था। यही सेम आप यहाँ पे समझ सकते हो जो आपका राजमनार कमीशन आया था, ठीक है, तो वो भी इसका भी काम यहाँ पे सेंटर स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड ही था। तो यहाँ पे ये भी आपका इसका आंसर नहीं होने वाला था, ठीक है। और उसके बाद अगर हम अगले वाले पे चलते हैं तो अगला था यहाँ पे आपका मुंगेरी लाल कमीशन। और मुंगेरी लाल कमीशन आपका यहाँ पे आया था बैकवर्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बेसिकली पूछा था कि इंटर स्टेट काउंसिल का, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अब यहाँ पे आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये है आपको यहाँ पे बताना है इंटर स्टेट काउंसिल का आपका यहाँ पे आर्टिकल कौन सा है, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल से रिलेटेड आपका यहाँ पे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कमेंट करना है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर भी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है डीपीएसपी की, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, डीपीएसपी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे हु अमंग द फॉलोइंग कंसिडर द डीपीएसपी एज एमिंग एट फर्दरिंग द गोल ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है, मतलब यहाँ पे वेलफेयर ऑफ स्टेट के ऊपर बेसिकली बात हो रही है। तो यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पे, तो इसका आंसर क्या है होने वाला है यहाँ पे बी ऑप्शन आपका ऑस्टिन, यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो हमने यहाँ पे डीपीएसपी के ऊपर बात की थी, यहाँ पे ये आपका आता है पार्ट 4 में, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है पहले तो। फिर आपका यहाँ पे अगर आर्टिकल इसके बारे में पूछता है तो 36 से लेके 51 तक यहाँ पे आपका आर्टिकल आने वाला है, ठीक। ये हमने कहाँ से लिया था, ये हमने लिया था आयरलैंड से, ठीक है। तो डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया, ये हमने लिया आयरलैंड से। और ये बेसिकली आपका यहाँ पे बताता है जो आपका वेलफेयर है, ठीक है, स्टेट का वेलफेयर आप यहाँ पे कैसे इंक्रीज कर सकते हो वगैरह, यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, इसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली बात करते हैं यहाँ पे आपका डीपीएसपी अलग अलग चीज़ों में। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक और लास्ट चीज़ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है कि ये यहाँ पे इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है
वैसे आपका यहाँ पे DPSP नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि कैन नॉट इन्फोर्सेबल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए कि कैन नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये आपको इसके बारे में पता होना ही चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब देखो यहाँ पे एक दो चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि आपको यहाँ पे पता होगा B.R. अम्बेडकर ने, ठीक है, B.R. अम्बेडकर ने यहाँ पे इसको बेसिकली क्या क्या बोला है यहाँ पे, इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे DPSP को। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है इसको एज अ नोवेल फीचर, ठीक है। यहाँ पे इसको बोला है यहाँ पे कि इन्होंने नोवेल फीचर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आपको यहाँ पे पता ही होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो यहाँ पे आपके यहाँ पे केसी वेयर है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि इट इज़ अ मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ यहाँ पे बोली है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो आपके B.N. राव है, ठीक है, B.N. राव ने यहाँ पे बोल रखा था इसको, इन्होंने बोला है मोरल परसेप्शन, ठीक है। मोरल परसेप्ट आप यहाँ पे ऐसे याद रख सकते हो कि जो आपके यहाँ पे वेलफेयर अगर आपको चाहिए आपके पर्टिकुलर स्टेट का, तो आपको यहाँ पे मोरल परसेप्ट भी यहाँ पे आपको अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब मोरल प्रिंसिप जो आप बेसिकली आप यहाँ पे बात करो प्रिंसिपल्स की, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको बताया यहाँ पे B.N. राव ने, ठीक। तो आपको ये याद रखना है कि B.N. राव ने क्या बताया, ऑस्टिन का यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ये आपको स्टेटमेंट में दे ही रखा है। फिर आइलैंड से हमने यहाँ पे DPSP लिया, 4th पार्ट है, 36 से 51 आपका यहाँ पे आर्टिकल है। इन्फोर्स नहीं कर सकता यहाँ पे कोई भी कोर्ट आपको यहाँ पे DPSP को। और B.R. अम्बेडकर ने इसको यहाँ पे नोबल फीचर यहाँ पे बोला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हमें सब बता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। बेसिकली आपसे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब भी आपके यहाँ पे वो पर्टिकुलर कमीशन बने थे जो भी ईयर में, ठीक है, ईयर वाइज आपको यहाँ पे बेसिकली अरेंज करना है इस पर्टिकुलर आंसर के लिए यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपका कौन सा बना था, सबसे पहला आपका यहाँ पे बना था इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कौन सा बना था, ये बना था आपका यहाँ पे इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन आपका यहाँ पे बना था जनवरी 1950 में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका इलेक्शन कमीशन है, तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही में है, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है वैसे तो, ठीक। उसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा बना था, ये आपका बना था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इसी का यहाँ पे नाम बदल के क्या कर दिया था बाद में, नीति आयोग कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो प्लानिंग कमीशन आपका यहाँ पे बना था मार्च 1950 में, ठीक है। तो मार्च 1950 में आपके यहाँ पे बना था प्लानिंग कमीशन। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे अगला हमारे पास कौन सा बना है, अगला हमारे पास बना है फाइनेंस कमीशन, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो फाइनेंस कमीशन हमारा यहाँ पे बना है 1951 में, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए जो कि आपका यहाँ पे 280, ठीक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट आपके लिए बचा वो आपके लिए यहाँ पे बचा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कमीशन, ठीक है। वो भी चलो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कमीशन आपके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इस पे बात कर लिया कि कैसे कैसे आपके यहाँ पे जो आपके कमीशन है वो किस तरीके से आपके यहाँ पे बने हैं। तो आपको यहाँ पे इन सब के बारे में अच्छे से यहाँ पे चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे आपका कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना वगैरह, ठीक है। ये सब आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक। और लास्ट में आपको यहाँ पे और बता दे रहा हूँ, जो आपका यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है इसका आर्टिकल क्या आपका यहाँ पे, इसका आर्टिकल है आर्टिकल 324, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ना चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो नॉट के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे दे रखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ अ बेंच एट लखनऊ। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, ठीक है। लखनऊ इलाहाबाद यहाँ पे इन सबको यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंचेस। उसके बाद आपको यहाँ पे बोल रहा है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे ग्वालियर में भी देखने को मिलेगी, इंदौर में भी देखने को मिलेगी। फिर राजस्थान में बोल रहे हैं यहाँ पे आपको देखो जोधपुर में भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जयपुर में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऊपर के तीनों तो कंडीशन आपकी एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा होने वाला है, यहाँ पे डी होने वाला है, क्योंकि ये गलत दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे नो बेंच आपको दे रखा है कि मतलब यहाँ पे गुवाहाटी की एक भी आपकी बेंच नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा उल्टा सबसे ज़्यादा बेंच आपकी यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट की है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंच यहाँ पे आपकी कहाँ की है, तो वो है आपकी यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट की, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन कौन सी हैं, तो वो आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कोहिमा बेंच है, ठीक है। तो कोहिमा बेंच कहाँ की होगी, होगी आपकी नागालैंड की। फिर आपकी यहाँ पे एजवाल बेंच है, ठीक है। एजवाल बेंच कहाँ की है, ये आपकी है मिजोरम की, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे ईटानगर बेंच है, ठीक है। ईटानगर आपकी कहाँ की है, ये आपकी है अरुणाचल प्रदेश की, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये तीन तो यहाँ पे वैसे ही आपको देखने को मिल रही है, इसके अलावा भी आपकी यहाँ पे बहुत सारी बेंचेज हैं, ठीक है। तो जैसे आपके यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे इम्फाल बेंच आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इम्फाल के बाद आपको यहाँ पे
अगर हम बात करते हैं अगरतला, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल्स अगर आप देखो, ठीक है, कैपिटल्स भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कौन से स्टेट का कौन सा कैपिटल है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इजीली बात कर सकते हो कि यहाँ पे किसके बारे में हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए यहाँ पे जो पता होना चाहिए। उसके साथ आपको यहाँ पे एक और यहाँ पे जो पता होना चाहिए वो है आपके लिए यहाँ पे कि इसकी शिलोंग बेंच भी है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे नाउ आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको कि अब आपको यहाँ पे कमेंट में यहाँ पे बताने इम्फाल, अगरतला और शिलोंग यहाँ पे किसकी कौन से स्टेट की आपके यहाँ पे कैपिटल्स हैं, ठीक है। तो इनका भी आंसर आपको यहाँ पे नीचे कमेंट में देना है। और आपको यहाँ पे देखो 7 सिस्टर्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ना, सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत उन्हीं की कैपिटल्स को याद करने के लिए होती है। तो आपसे यहाँ पे ज्योग्राफी में भी ऐसा इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए आपको यहाँ पे कैपिटल्स भी पता होनी चाहिए, और स्पेशली 7 सिस्टर्स की, ठीक है। क्योंकि बाकी ऑल ओवर इंडिया की आपको यहाँ पे पता होंगी, ठीक है, मैक्सिमम स्टेट्स की आपको पता होंगी। ऐसा बहुत रेयर है यहाँ पे कि हर एक को यहाँ पे ना पता हो, ठीक है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया या फिर ईस्ट इंडिया की, ठीक है। पर आपको यहाँ पे दिक्कत होगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया एटलीस्ट यहाँ पे अच्छे से इन सब की कैपिटल्स देख लेना, ठीक है। असम को तो आपको पता ही होगी असम की, उसके अलावा यहाँ पे ज़रूर देख लेना सबके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपका आंसर हो गया डी, और यहाँ पे ये 3 के आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे बताना है कि इनकी क्या कैपिटल है, इम्फाल की, इम्फाल किसकी कैपिटल है, अगरतला किसकी है और शिलोंग किसकी है। नाउ हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वो है आपके यहाँ पे बिल्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे पिछले 5 साल में, हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन पे जानने से पहले, तो यहाँ पे देखो अगर आपको यहाँ क्वेश्चन में दिख रहा होगा मनी बिल से रिलेटेड आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो पहले हम यहाँ पे मनी बिल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन को चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इसका आर्टिकल पता होना चाहिए, जो कि इसका आर्टिकल है 110, ठीक है। तो मनी बिल का आर्टिकल क्या है, 110 आपका यहाँ पे आर्टिकल है। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो याद रखना कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका यहाँ पे लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मस्ट चीज़ है, यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखने की, ये आपके लिए क्या है, मस्ट है, आपको यहाँ पे याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। और यहाँ पे एक और आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन है यहाँ पे जो आपको बेसिकली आपको बताता है कि ये जो आप बिल लाए हो ये आपका मनी बिल है या फिर नहीं है। तो वो आपका होता है यहाँ पे स्पीकर, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे स्पीकर है लोकसभा के, वही यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि ये आपका मनी बिल है या फिर नहीं है, ठीक है। मनी बिल है या फिर नहीं है, ठीक है, या फिर नहीं है, ठीक। तो ये कौन डिसाइड करता है, ये बेसिकली डिसाइड करता है आपका यहाँ पे स्पीकर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है ना। उसके बाद जब यहाँ पे एक बार इसको सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है, ठीक है, तो इसको मेजोरिटी कौन सी चाहिए आपके यहाँ पे, ये चाहिए आपको यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। इसको पास करने के लिए यहाँ पे लोकसभा में इसको चाहिए सिंपल मेजोरिटी, और जैसे ही इसको सिंपल मेजोरिटी मिल जाती है ये आपका जाता है राज्यसभा में, ठीक है। इसके बाद ये कहाँ पे जाता है, ये जाता है आपका यहाँ पे राज्यसभा में। अब देखो राज्यसभा में यहाँ पे ये डिस्कस हो सकता है, ठीक है, ये याद रखना है यहाँ पे कि ये डिस्कस हो सकता है, और राज्यसभा अपने यहाँ पे रिकमेंडेशन भी दे सकता है, ठीक है। ये याद रखना है कि राज्यसभा अपने यहाँ पे रिकमेंडेशन भी अपने यहाँ पे दे सकता है, पर उसको मानना और नहीं मानना ये बेसिकली आपका यहाँ पे लोकसभा के ऊपर है, ठीक है। मतलब आप इसको ये बोल सकते हो कि यहाँ पे रिजेक्ट करना और इसको एक्सेप्ट करना, जो भी यहाँ पे दे रहा है यहाँ पे रिकमेंडेशन, ये किसके ऊपर है, यहाँ पे ये लोकसभा के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे कोई एक बिल है आपका, जो मनी बिल है, वो आपका यहाँ पे लोकसभा से पास हुआ, फिर वो आपका यहाँ पे गया राज्यसभा में, ठीक है। राज्यसभा में वो डिस्कस हुआ। अगर मान लो यहाँ पे राज्यसभा का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं आता है, तो वो डायरेक्टली चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। पर अगर मान लेते हैं अगर हम उसके उसके पास यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन आता है, ठीक है। अब जब एक बार रिकमेंडेशन आया तो यहाँ पे वो बिल जो है वो वापस जाएगा लोकसभा के पास। अब उस रिकमेंडेशन को मानना या फिर नहीं मानना वो लोकसभा के ऊपर है। और एक बार फिर वहाँ से जब वापस चला जाता है, ठीक है, मतलब लोकसभा से फिर एक और बार आपका यहाँ पे आगे जाएगा राज्यसभा के पास, लोकसभा से पास होके। तो अगले टाइम में ना जब ये जाएगा आपका यहाँ पे, उसके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे 14 डेज ही होते हैं, ठीक है। तो 14 डेज के अंदर ही यहाँ पे उसको अपना डिसीजन लेना होता है, मतलब रिकमेंडेशन का या फिर कुछ भी। तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे राज्यसभा के लिए यहाँ पे सिर्फ 14 डेज होते हैं। अगर 14 डेज में उसने यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन नहीं दिया या फिर कोई भी अपना डिसीजन नहीं दिया, तो उस केस में यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है आपका बिल, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इसके पास यहाँ पे राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे 14 डेज ही होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जब एक बार ये आपका प्रेसिडेंट के पास चला गया, तो प्रेसिडेंट इसको अब कैंसिल नहीं कर सकता है, ठीक है। ये भी याद रखना कि प्रेसिडेंट को यहाँ पे इसको हमेशा पास ही करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट को हमेशा ऑलवेज नीड्स टू पास, ठीक है। यहाँ पे याद रखना कि ऑलवेज नीड्स टू पास। वो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि आपका जो मनी बिल आता है ना वो रिकमेंडेशन पे ही आता है प्रेसिडेंट की। जब एक बार रिकमेंडेशन यहाँ पे प्रेसिडेंट खुद दे रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है वो यहाँ पे उसको अलाउ नहीं है कि आप यहाँ पे उसको कैंसिल कर सको, ठीक है। तो इसलिए याद रखना कि जो आपका यहाँ पे मनी बिल है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, पहली चीज़।
दूसरी यहाँ पे वो आपके रिकमेंडेशन पे आता है प्रेसिडेंट की। तीसरा आपको यहाँ पे आर्टिकल पता होना चाहिए, 110 है इसका आर्टिकल। फिर यहाँ पे स्पीकर ही ऐसा इंसान है जो यहाँ पे डिसाइड करता है कि जो आपको मनी बिल आप जो बोल लो जो आप बिल लाए हो वो आपका मनी बिल है या फिर नहीं है, वो आपका कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। फिर एक बार जब आपका सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है फिर आपका राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 14 डेज होते हैं। उन 14 डेज में वो डिस्कस कर सकती है, ठीक है, पर उसको अमेंड नहीं कर सकती। वो सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पे रिकमेंडेशन दे सकती है, और यहाँ पे वो रिकमेंडेशन मानना नहीं मानना वो लोकसभा के ऊपर है। और जब यहाँ पे 14 डेज हो जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो उस 14 डेज में यहाँ पे राज्यसभा ने कोई डिसीजन नहीं दिया तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। अगर वो डायरेक्ट पास नहीं करती है तो ठीक है, अगर वो डायरेक्ट पास कर दे रही है तो प्रेसिडेंट के पास जा ही रहा है। अगर वो यहाँ पे रोक के बैठी है तो अगले 14 दिन के अंदर उसको अपना डिसीजन देना है, और नहीं देती है तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। फिर जब एक बार प्रेसिडेंट के पास चला गया तो उसको वहाँ पे वो पास ही करना है, ठीक है, प्रेसिडेंट को वो पास ही करना है, क्योंकि यहाँ पे वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही वो बिल आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या हमसे पूछा जा रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नॉट पूछा जा रहा है। पहला आपसे बोल रहा है कि मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर आपका स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्यों स्टेटमेंट करेक्ट है आपका? यहाँ पे बेसिकली काउंसिल ऑफ स्टेट्स हम किसको बोलते हैं? हम राज्यसभा को बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर बी आपसे बोल रहे हैं द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है कि यहाँ पे ये रिजेक्ट भी नहीं कर सकते और अमेंड भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपने रिकमेंडेशन दे सकते हैं, जो कि आपको मैंने यहाँ पे बता रखा है। इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है। फिर सी आपसे बोल रहा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द सोल एंड फाइनल पावर टू डिसाइडिंग वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। अभी मैंने आपको यहाँ पे ये भी बता रखा है, इसको स्टार मार्क कर लो। फिर डी आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? द काउंसिल ऑफ स्टेट हैज़ नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्कस कर सकते हैं, डिस्कस करके ही वो अपने रिकमेंडेशन दे पाएंगे, राइट। अगर रिकमेंडेशन वो दे रहे हैं मतलब कि यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं वो अपने बिल को। तो जब यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं मतलब वो यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं बिल को, पर यहाँ पे वो अमेंड नहीं कर सकते, ना ही रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है डी ऑप्शन, जो कि आपको यहाँ पे गलत दे रखा है और आपसे यहाँ पे नॉट ही पूछा था, मतलब गलत ही पूछा। चलता है अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोविजन रिलेटेड टू मनी बिल। मतलब इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे मनी बिल के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो देखो पहले में आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है कि इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, अल्ट्रेशन ऑन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स, मतलब टैक्स से रिलेटेड, या फिर आप टैक्स को कम कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो यहाँ पे, तो हर एक चीज़ आपकी यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड आपके यहाँ पे मनी बिल में आती है। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि अप्रोसिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपको जैसे पता होगा कि यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट के दो फंड होते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड होता है और एक आपका यहाँ पे कंटेंजेंसी फंड होता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे कंसोलिडेटेड फंड है यहाँ पे, उससे आप कोई भी रुपया निकालते हो तो वो भी आपका यहाँ पे मनी बिल में ही आता है। ये भी आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है, ठीक। फिर सी आपसे बोल रहे हैं इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स बाय द लोकल अथॉरिटी फॉर लोकल पर्पस। तो यहाँ पे अब ये गलत हो जाएगा। देखो अब लोकल पर्पस के लिए है और वो भी लोकल अथॉरिटीज़ के लिए, तो यहाँ पे ये मनी बिल में नहीं आता है। ये आप यहाँ पे लॉजिक भी लगा सकते हैं। तो सी आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। और डी आपसे बोल रहा है कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटेंजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, आप यहाँ पे फंड की बात कर रहे हो या फिर आप टैक्स की बात करो, सब आपको यहाँ पे मनी बिल के अंदर ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लोकल पर्पस के लिए लोकल अथॉरिटीज़ जो यहाँ पे इम्पोज करती है फाइन्स वगैरह, तो वो आपका यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहीं पे यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर। नाउ चलता है अगले क्वेश्चन पे, जो आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपसे पहले ऑप्शन में क्या बोल रखा है? द बिल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ऑन 4th ऑफ जुलाई एंड रिसीव द रॉयल एसेंट ऑन 18th ऑफ जुलाई 1947। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्टैटिक जी के आप यहाँ पे मार्क कर लो, एकदम करेक्ट यहाँ पे होने वाला है। और ये आप यहाँ पे मार्क कर लो, याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी बेसिकली पूछ रखा है आपसे यहाँ पे डेट 18 जुलाई 1947 को, जो आपको यहाँ पे रॉयल असेंट मिला था इससे रिलेटेड। तो इसको आप यहाँ पे मार्क कर लेना, इसको लिख लो कहीं पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये स्टैटिक जीके के लिए। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट तो आपकी एकदम करेक्ट है। फिर दूसरा आपसे बोल रहा है एक्ट ऑफ 1947 लेट डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब ये देखो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पे बेसिक फ्रेमवर्क जो यहाँ पे दिखाया था, वो यहाँ पे आपको पता होगा कि जब आपका ये पर्टिकुलर एक्ट पास हुआ था उसके बाद आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे बनी थी, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी ने बेसिकली आपका यहाँ पे पूरा काम किया था किसका? आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। और उसको यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया था, आप बोल सकते हो कंप्लीट हमारा कब हुआ था? यहाँ पे 26 जनवरी 1950 में हुआ था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे इसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर एक्ट ने 1947 वाले ने, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने कोई भी यहाँ पे बेसिक फ्रेमवर्क नहीं दिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए।
वो हमने यहाँ पे बाद में बैठ के खुद बनाया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो आपकी यहाँ पे ड्राफ्टिंग कमेटी आती है, तो उसके थ्रू हमने यहाँ पे अपना, आप बोल सकते हो, फ्रेमवर्क बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका यहाँ पे गलत है और यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। फिर सी में आपसे क्या बोल रहा है, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टू इंडिपेंडेंस डोमिनेंट टू बी नोन एज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट है कि इसी एक्ट में के थ्रू यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पार्टीशन हुआ है, ठीक है। जहाँ पे क्लियर लिखा है, मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट में ही आप बोल सकते हो कि लिखा गया है कि आप अब यहाँ पे जो टेरिटरी है वो यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान में, मतलब दो इंडिपेंडेंट आपके यहाँ पे कंट्रीज फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर डी में आपका यहाँ पे पूछ रखा है, यहाँ पे बोल रखा है, द एक्ट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन टू हैव अनलिमिटेड पावर टू फ्रेम एंड अडॉप्ट एनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी इस पर्टिकुलर एक्ट के बाद। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे होने वाली है और इसी असेंबली के अंदर आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे ए, सी और डी यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और आपसे यहाँ पे गलत पूछी थी जो आपकी है यहाँ पे बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन ही आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इज और आर करेक्ट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखो, पहली स्टेटमेंट तो आपको यहाँ पे स्टैटिक ही दे रखी है। आपसे बोल रहा है द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और यहाँ पे मैं आपको पार्ट भी बता दे रहा हूँ, ये आपका पार्ट है 20, ठीक है। यहाँ पे आप या तो रोमन में लिख लो या फिर आप यहाँ पे न्यूमेरिक में लिख सकते हो, ठीक है। तो 20 तो आपका जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आपका यहाँ पे आर्टिकल 368 के बारे में दे रखा है, जिसमें आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको अमेंडमेंट करनी है तो कैसे करनी है वो सब का प्रोसीजर आपको यहाँ पे आर्टिकल 368 में दे रखा है, जो कि आपका प्रेजेंट है पार्ट 20 में, ठीक है। फिर देखते हैं हम लोग सेकंड स्टेटमेंट को। तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये भी एकदम करेक्ट है कि अगर आपको यहाँ पे कुछ भी अमेंड करना है यहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप कोई भी हाउस में यहाँ पे आप ला सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपने कोई भी आप यहाँ पे हाउस में अपना पर्टिकुलर बिल जो है यहाँ पे आप ला सकते हो, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर तीसरा आपसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, द स्पेशल प्रोसीजर इन आर्टिकल 368 वेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पावर अपॉन द ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ये भी आपका एकदम करेक्ट है। अब इसका देखो बेसिकली इसका मतलब क्या है कहने का, कि जो आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वो यहाँ पे पावर यहाँ पे एक तरीके से प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे आपके पार्लियामेंट के पास, कि वो यहाँ पे अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का यहाँ पे ये भी कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से याद रखना है कि जो आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, यहाँ पे एक तरीके से पार्लियामेंट को एम्पावर कर रहा है, या फिर उसको आप बोल सकते हो पावर दे रहा है कि यहाँ पे वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीनों ही आपके यहाँ पे क्या है, एकदम करेक्ट है। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर। चलता है अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछ रखा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग मोशंस कैन नॉट बी मेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग एन ऑर्डिनरी बिल इन दी पार्लियामेंट। तो देखो यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा, तो एक चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये यहाँ पे मनी बिल के बारे में बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि ये आपका मनी बिल नहीं होता है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल आपका यहाँ पे मनी बिल नहीं होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपका यहाँ पे कोई भी हाउस में आपका यहाँ पे ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ आपके यहाँ पे आपको ये याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना इसके कुछ आप बोल सकते हो यहाँ पे फेजेस होते हैं। जैसे फर्स्ट जब यहाँ पे फेज आता है रीडिंग वाला, ठीक है। तो फर्स्ट रीडिंग में बेसिकली आपका यहाँ पे क्या होता है कि आप इस बिल को आप इंट्रोड्यूस करते हो पार्लियामेंट में। और ये आपका कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है, कोई भी एक मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकता है, या फिर आपका यहाँ पे कोई भी एक प्राइवेट मेंबर आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो ये आपका होता है यहाँ पे फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। सेकेंड रीडिंग में आपका यहाँ पे क्या होता है बेसिकली कि यहाँ पे सेकेंड रीडिंग में आपका यहाँ पे कंप्लीटली डिस्कशन होता है, यहाँ पे कंप्लीट आप बोल सकते हो यहाँ पे स्क्रूटनी होती है। मतलब यहाँ पे चेक किया जाता है कोई लूप होल है या फिर कुछ भी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे बोल सकते हो स्क्रूटनी होती है अच्छी तरीके से इस पर्टिकुलर बिल की। और उसके बाद यहाँ पे इसको थर्ड रीडिंग में भेज दिया जाता है। अब जब एक बार ये थर्ड रीडिंग में पहुँच गया, उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ अमेंड नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे उस पर्टिकुलर हाउस में यहाँ पे ये पास हो जाना चाहिए आपका सिंपल मेजोरिटी से, ठीक है। तो जब एक बार यहाँ पे ये पास हो जाता है सिंपल मेजोरिटी से, तो यहाँ पे वो दूसरे हाउस में भेज दिया जाता है। और दूसरे हाउस में जब एक बार ये पहुँच जाता है, तो वहाँ पे भी सिंपल मेजोरिटी से जब ये पास हो जाता है, उसके बाद ये आपका चला जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक। अब देखो प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे इससे रिलेटेड आपके पास यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला तो होता है यहाँ पे इसको पास कर दे और बिल को एक्ट बना दे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा यहाँ पे अपने वो रिकमेंडेशंस भी दे सकता है कि यहाँ पे आप इसको रिकंसिडर करो इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो वो वापस आपको यहाँ पे भेज देगा। फिर तीसरी चीज़ यहाँ पे उसको होल्ड करके रख सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कहने का क्या है, यहाँ पे वो अपनी वीटो पावर यूज़ कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं पॉकेट वीटो, ठीक है। तो वो यहाँ पे वीटो पावर्स यूज़ कर सकता है कि यहाँ पे वो होल्ड करके रख देगा अपने बिल, उस पर साइन नहीं करेगा, ना ही अपना कोई रिकमेंडेशन दे रहा है, ना कुछ कर रहा है, बस उसने यहाँ पे रोक के रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप बात कर रहे हैं हम ऑर्डिनरी बिल के, ठीक है। मनी बिल के मैंने आपको ऑलरेडी बोला था
क्योंकि हम उसको रिकमेंडेशन पे ही लाते हैं प्रेसिडेंट के, और वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही होता है इंट्रोड्यूस। तो उस केस में यहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंट है उसको वो बिल पास ही करना होता है, क्योंकि हम उसके रिकमेंडेशन पे ही ला रहे हैं वो बिल, ठीक है। पर ऑर्डिनरी बिल ऐसा नहीं है। ऑर्डिनरी बिल में हमारे पास यहाँ पे जो आपका प्रेसिडेंट है उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो उसको पास करके एक्ट बना दे, दूसरा यहाँ पे या तो उसको रिटर्न कर दे रिकमेंडेशंस के साथ, और तीसरा या फिर उसको होल्ड करके बैठ जाए, मतलब यहाँ पे वो कुछ करे ही ना, ना तो इसमें कोई रिकमेंडेशन दे, ना कुछ करे, ना पास करे, बस वो होल्ड करके बैठ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है, और इसकी वीटो पावर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। तो अब देखो यहाँ पे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा था यहाँ पे कि विच वन अमंग द फॉलोइंग मोशंस कैन नॉट बी मेड व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग एन ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। तो पहला आपसे बोल रहा है दैट द बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पे देखो कैन नॉट बी मेड बोला है आपसे यहाँ पे, तो देखो ये एकदम करेक्ट है आपका यहाँ पे। ये क्या आपका यहाँ पे आंसर नहीं होने वाला है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पे कि ये कंसिडरेशन में लिया जा सकता है, ठीक है। फिर अगला हम देखते हैं यहाँ पे, अगला आपसे बोल रहा है दैट द बिल बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ एलिसिटिंग पब्लिक ओपिनियन। तो यहाँ पे ये भी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। थर्ड आपसे बोल रहा है दैट द बिल इज रिफर्ड टू अ सिलेक्ट कमिटी। तो यहाँ पे देखो कमिटी से रिलेटेड भी आपके यहाँ पे ऑर्डिनरी बिल्स बनते हैं, तो वो भी आपका यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। अब देखो डी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे, ये जो है यही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। और यहाँ पे देखो लॉजिक आप सिंपल आप लगा सकते थे, ये लॉजिक वाला क्वेश्चन था। यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा है दैट द बिल बी रेफर टू अ जॉइंट कमिटी ऑफ द हाउस विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द अदर हाउस। मतलब यहाँ पे कॉन्करेंस का क्या बेसिकली मतलब है, यहाँ पे इसका मतलब है एग्री करना, ठीक है। एग्री या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे एग्रीमेंट, ठीक है। मतलब इसका क्या है यहाँ पे, अगर दूसरे यहाँ पे दूसरा जो आपका हाउस है उसने यहाँ पे एग्री नहीं किया, एग्रीमेंट नहीं किया, तो यहाँ पे आप सिंपल आप यहाँ पे जॉइंट कमेटी के साथ इस बिल को आगे बढ़ा देते हो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दोनों हाउस यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों को यहाँ पे पास करना जरूरी है। अगर एक भी हाउस आपका यहाँ पे मना करता है, तो उस केस में आपके यहाँ पे जॉइंट सेटिंग होती है, ठीक है। 100 आर्टिकल मतलब 108 आर्टिकल जो है आपका 108 जो है वहाँ पे जॉइंट सेटिंग से रिलेटेड, तो वो आपका यहाँ पे एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आपकी जॉइंट सेटिंग होती है दोनों हाउसेस को मिला के, और उसके बाद आपका यहाँ पे बिल आगे बढ़ता है, ठीक है। कोई एक हाउस की वजह से आपका बिल आगे नहीं बढ़ सकता है, दोनों को यहाँ पे आपको पास करना होता है। नहीं पास होता है, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होती है, तो उस केस में आपके यहाँ पे जॉइंट सेटिंग होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका गलत था, वही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द बिल फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली वही वापस आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जो यहाँ पे आपका अमेंडमेंट है हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, आर्टिकल 368 है। तो यहाँ पे आपको पहले स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि इट इज़ गवर्न बाय द आर्टिकल 368 पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे ये, ठीक है। फिर आप हम यहाँ पे नीचे से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगला आपसे बोल रहा था प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग एनी बिल इन द पार्लियामेंट फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये भी आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी आपके यहाँ पे सैंक्शन लगाई गई है यहाँ पे प्रेसिडेंट के थ्रू, तो उसको यहाँ पे ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कि आपको अगर सैंक्शन लग गई है तो आप यहाँ पे आप मतलब इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते अमेंडमेंट वाला बिल, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, आप अमेंडमेंट वाला बिल आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होने वाली है। फिर सी तो आपको यहाँ पे पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही आपको यहाँ पे अमेंडमेंट्स ला सकता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपका कोई स्टेट लेजिस्लेचर नहीं ला सकता है। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे स्टेट अगर हम बात करते हैं अपने पार्लियामेंट की, जो हमारा अपना बेसिकली हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंड कर सकता है, ठीक है। जो आपका यहाँ पे स्टेट है वो अपने स्टेट के रिलेटेड लॉज वगैरह ला सकता है, पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वो यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर बी आपसे बोल रहा है कि जॉइंट सेटिंग कैन बी रिसॉर्टेड फॉर पासिंग अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे याद रखना कि यही आपका आंसर है, और यहाँ पे क्यों गलत है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो भी जॉइंट सेटिंग होती है, ठीक है। तो जो भी आपकी जॉइंट सेटिंग होती है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जॉइंट सेटिंग का आर्टिकल क्या है, 108, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे कब होती है, यहाँ पे जब भी आपका यहाँ पे डेडलॉक आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि एक हाउस ने बोला कि यहाँ पे हम बिल पास कर रहे हैं, दूसरे ने यहाँ पे पास नहीं किया, या फिर दूसरे ने पास कर दिया पहले ने पास नहीं किया, तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या होता है, डेडलॉक होता है। अब दूसरा पहला मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं पहला आपका लोकसभा है, दूसरा राज्यसभा है। अगर राज्यसभा में आपका बिल इंट्रोड्यूस होता है, राज्यसभा ने पास कर दिया पर लोकसभा ने फेल कर दिया, और वहीं पे अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ बिल और लोकसभा ने पास करके राज्यसभा ने फेल कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे डेडलॉक आ जाएगा और यहाँ पे आपको जॉइंट सेटिंग बिठानी पड़ती है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे कौन से टाइप के बिल्स के लिए आप यहाँ पे जॉइंट सेटिंग बिठा सकते हो, तो देखो वो आपका यहाँ पे होता है ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, स्पेशली। अब यहाँ पे किस किस में आप यहाँ पे नहीं बिठा सकते हो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। वो आपका होता है यहाँ पे, जैसे एक होता है आपका मनी बिल,
ठीक है, मनी बिल में आप नहीं बिठा सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि उसमें उस केस में पर्टिकुलर जो आपकी सिर्फ पावर है राज्यसभा के पास, वो सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करने की और रिकमेंडेशन देने की है। वो यहाँ पे रिजेक्ट और अमेंड नहीं कर सकता है मनी बिल, ठीक है। और दूसरा है आपके पास यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले बिल है, उस केस में आपका यहाँ पे जो भी ये आपकी यहाँ पे राज्यसभा है, ये आपका यहाँ पे कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकता, मतलब यहाँ पे बेसिकली जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकता, डिसीजन तो ले सकता है, जॉइंट सिटिंग आपकी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल वाले बिल में आपकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वाले जो बिल होते हैं, उसमें आपको यहाँ पे राज्यसभा, आप यहाँ पे बोल लो लोकसभा, ठीक है, मिल के जॉइंट सिटिंग नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे ये दोनों बिल में आपकी यहाँ पे जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, यहाँ पे ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। तो जो आपकी जॉइंट सिटिंग है कहाँ पे होती है, तो सिर्फ आपकी यहाँ पे एक ऑर्डिनरी बिल में होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक आपका होता है यहाँ पे फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों बिल्स में आपकी यहाँ पे जॉइंट सिटिंग अलाउड होती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नाउ चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा यहाँ पे होने वाला है शेड्यूल्स, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी हमारे पिछले 5 साल में क्वेश्चन आए हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेड्यूल एंड कंटेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे आपको एक तरफ शेड्यूल्स दे रखे हैं 1 2 3 4 करके, और यहाँ पे वो किसको क्या यहाँ पे बोला गया, ठीक है, उसके अंदर यहाँ पे क्या बोला गया, ये बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है क्या वो यहाँ पे करेक्टली मैच है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल जो आपका यहाँ पे, तो फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली आपको क्या बताता है, यहाँ पे बेसिकली हमारी जितनी भी स्टेट्स है, टेरिटरीज है इंडिया की, वो यहाँ पे डिस्क्राइब करी गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला आपको यहाँ पे तो गलत दे रखा है, क्योंकि जो आपका ओथ से रिलेटेड जो आपका शेड्यूल है वो आपका यहाँ पे थर्ड शेड्यूल है। तो पहले तो यहाँ पे गलत हो गया, मैंने आपको बता दी कि पहले में क्या है, और जो आपको स्टेटमेंट जो आपको साइड में दे रखी है वो यहाँ पे कौन से शेड्यूल से रिलेटेड है, तो मैंने आपको वो भी बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड शेड्यूल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे हमारी ओथ से रिलेटेड है। और एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा वाला जो हमारा शेड्यूल है, ये आपका कौन सा है, ये आपका है फोर्थ शेड्यूल, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फोर्थ शेड्यूल से रिलेटेड है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चलो लिख भी दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, यहाँ पे थर्ड शेड्यूल से रिलेटेड है, ये हमारा फोर्थ शेड्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आप याद रख लेना, पहला वाला हमारा थर्ड शेड्यूल से रिलेटेड है, और ये लास्ट जो सेकंड है हमारा यहाँ पे फोर्थ शेड्यूल से रिलेटेड है, ठीक है। फिर फिफ्थ शेड्यूल आपको दे रखा है थर्ड ऑप्शन में, और उसके सामने आपको दे रखा है कि प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे देखो फिफ्थ वाला जो है आपका यहाँ पे, तो फिफ्थ और सिक्स बेसिकली दोनों ही आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके यहाँ पे ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। बस फर्क यहाँ पे ये है कि सिक्स्थ शेड्यूल में हम लोग बेसिकली बात करते हैं स्पेशली यहाँ पे असम के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेघालय के बारे में, फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं त्रिपुरा के बारे में, और हम लोग बात करते हैं मिजोरम के बारे में, ठीक है। तो हम सिर्फ 3 स्टेट, यहाँ पे 4 स्टेट्स के बारे में बेसिकली बात करते हैं हम लोग सिक्स शेड्यूल में, और बचे हुए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फिफ्थ शेड्यूल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये बस आप याद रख लेना। फिफ्थ और सिक्स आपके यहाँ पे स्पेशली दोनों ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ही एक चीज़ें हैं। बस आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स के बारे में आपसे यहाँ पे बात की गई है। अब सिक्स जो शेड्यूल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 4 स्टेट्स के बारे में, इन 4 स्टेट्स के बारे में बात हुई है, तो इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अगला दे रखा है नाइन्थ शेड्यूल। तो देखो नाइन्थ शेड्यूल जो है आपका यहाँ पे बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो, यहाँ पे पहले तो देखो याद रख लेना कि ये आपका जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, ठीक है, सीए जो आपका आया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, तो उसके थ्रू आपका यहाँ पे नाइन्थ शेड्यूल को यहाँ पे ये ऐड किया गया है, ठीक है। पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। फिर देखो ये जो आपका शेड्यूल है बेसिकली क्या करता है यहाँ पे, ये बेसिकली आपका यहाँ पे वैलिडेट करता है आपके जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस वगैरह हैं उन सबको, और साथ ही साथ एक लिस्ट प्रोवाइड करता है यहाँ पे सेंट्रल और आपकी जो स्टेट लॉज है उनके बारे में, कि जिसके थ्रू आप यहाँ पे जिनको चैलेंज नहीं कर सकते हो आप कोर्ट्स में, मतलब यहाँ पे जो यहाँ पे लिस्ट में प्रोवाइड होंगे कोई भी आपके लॉज हो गए स्टेट के या सेंटर के, तो उन लॉज के वजह से आप यहाँ पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो, मतलब यहाँ पे उन लॉज को आप यहाँ पे चैलेंज नहीं कर सकते हो, वो भी एक लिस्ट आपके यहाँ पे प्रोवाइड करता है नाइन्थ शेड्यूल, ठीक है। तो ये भी आप याद रख लेना। अब देखो यहाँ पे आपका दे रखा है कि प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टन स्टेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये तो आपका यहाँ पे हो गया गलत, क्योंकि ये आपका कौन सा, ये आपका है यहाँ पे सिक्स्थ शेड्यूल, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, सिक्स शेड्यूल को मैंने यहाँ पे बता भी दिया कौन कौन से आपके यहाँ पे स्टेट्स होने वाले। तो देखो यहाँ पे आपका ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, और ऊपर वाला आपका यहाँ पे शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स दोनों से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो हम बाकी भी शेड्यूल मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो जैसे फर्स्ट शेड्यूल मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे हमारे स्टेट्स के टेरिटरीज वगैरह इन सब के बारे में हमारी बात की गई है, इंडिया की जो भी हमारी टेरिटरीज है सब हमारी यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में लिखी गई हैं। सेकंड में हमारे यहाँ पे जो भी सैलरीज से रिलेटेड हमारे शेड्यूल है, तो जो भी हमारा जो ऑफिसर्स जो हमारे पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है, कुछ कुछ हमारे, तो उन सब की सैलरीज के बारे में यहाँ पे बात की है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट हो गए, जजेस हो गए,
ठीक है। फिर CAG हो गए, ठीक है। तो इन सब के शेड्यूल मतलब इन सब के सैलरीज के बारे में हमारा शेड्यूल सेकंड बात करता है। फिर थर्ड शेड्यूल हमारे ओथ के बारे में बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी हमारे जो ओथ लिया जाता है, ठीक है, उन सबको यहाँ पे दिया गया है थर्ड शेड्यूल में। फिर फोर्थ शेड्यूल में यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे किस स्टेट को आपके यहाँ पे कितनी सीट्स मिलेगी राज्यसभा में। फिर फिफ्थ और सिक्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये हमारा क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन सर्टेन स्टेट आपका सिक्स्थ है, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स आपका यहाँ पे फिफ्थ है, ठीक है। और मैं आपको स्टेट भी बता चुका हूँ। फिर सेवन्थ आपका आ जाता है यहाँ पे लिस्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रख लेना। ये आपका यहाँ पे लिस्ट से रिलेटेड, जहाँ पे आपकी एक यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है और कॉन्करेंट लिस्ट होती है। मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि जो जो आपके एलिमेंट्स आपके यूनियन लिस्ट में प्रेजेंट होंगे, उनके ऊपर लॉ सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट बना सकते हैं। मतलब कि सेंट्रल में जो आपकी गवर्नमेंट है सेंटर में, वही आपकी यहाँ पे बना सकते हैं उन पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर लॉ, ठीक है। वहीं पे आपका दूसरे में आपको दे रखा होता है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट में जो भी आपके यहाँ पे आपकी चीज़ें दे रखी होती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपकी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। फिर आपकी थर्ड टाइप की लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसमें आपकी यहाँ पे स्टेट और यूनियन दोनों ही आपकी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो लॉ बना सकती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। फिर एट्थ शेड्यूल आपको बताते हैं कि हमारी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो हमारी यहाँ पे 22, ठीक है। फिर नाइन्थ शेड्यूल में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर टेंथ शेड्यूल हमारा आया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये हमारा बताते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है। फिर हमारा 11th शेड्यूल आया यहाँ पे पंचायती राज के लिए, और ये हमारा आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। फिर हमारा लास्ट शेड्यूल है 12th शेड्यूल, और ये हमारा आया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, और ये हमारा म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में बताता है, ठीक। तो म्यूनसिपैलिटीज़ आपको पता होगा अर्बन एरियाज़ में होती है, और आपका जो पंचायत है वो आपकी यहाँ पे रूरल एरियाज़ में होती है। तो यहाँ पे ओवरऑल कितने शेड्यूल हैं, यहाँ पे 12 शेड्यूल्स हैं। मैंने आपको सबके बारे में यहाँ पे बता दिया। आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पे जानना भी इनके बारे में। तो देखो यहाँ पे एक ही करेक्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1 ओनली, ठीक है। क्योंकि आपसे यहाँ पे पूछा था कि कितने पेयर आपके यहाँ पे करेक्टली मैच है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, 1। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है द 11th शेड्यूल, जो मैंने आपको अभी बताया था पंचायत जिसके थ्रू आया था, ठीक है। तो पंचायत के ऊपर यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है। तो 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर बिटवीन वॉट, ठीक है। तो यहाँ पे किन किन के बीच में आपके यहाँ पे बेसिकली 11th शेड्यूल यहाँ पे पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपको पहला तो दे रखा है द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे ये तो गलत हो गया, क्योंकि एक तो आपका यहाँ पे पंचायत होना ही है, ठीक है। ये तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर आपको यहाँ पे बी दे रखा है स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पंचायत। तो यही आपका यहाँ पे राइट आंसर है कि यहाँ पे जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है और जो आपका यहाँ पे पंचायत है, उन्हीं दोनों के बीच में आपका बेसिकली ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे पंचायत से रिलेटेड कॉम्पोजिशन हो गया, इलेक्शन कैसे होगा, ये सब आपका यहाँ पे स्टेट ही डिसाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बी आपका सही आंसर होने वाला है यहाँ पे। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाला हमने यहाँ पे देखा था, ये आपका आता है हमारा 11 आपका 12th शेड्यूल में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे ये कौन सा आपका था, यहाँ पे ये था आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था, इसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना ही चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। और एक और याद रख लेना, अच्छा इसका ईयर भी यहाँ पे कि 1992 आपका यहाँ पे ये ईयर है जो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो फिफ्थ शेड्यूल के बारे में बेसिकली बात हो रही है। मतलब कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है आपका शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में, ठीक है, उनके बारे में बेसिकली बात हो रही है। जो हमारा सिक्स शेड्यूल था उसके बारे में यहाँ पे बात नहीं हो रही है, जिसमें हमारी 4 स्टेट्स के बारे में बेसिकली सिर्फ बात की जा रही थी, ठीक है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता रखा है, यहाँ पे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स आपके यहाँ पे शेड्यूल में इसके ऊपर बात हो रही थी, पर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फिफ्थ शेड्यूल से रिलेटेड। तो आपको पहले में तो दे रखा है कि इट रिलेट्स टू द स्पेशल प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन एरियाज इन द स्टेट्स अदर देन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पे सिक्स्थ शेड्यूल में आपको दे रखा है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में, और फिफ्थ में आपको दे रखा है इन सबको छोड़ के, ठीक है, जितनी भी आपकी स्टेट्स या जगह बची उन सब के बारे में, ठीक है। फिर बी आपसे बोल रहा है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल आर टू बी कंस्टिट्यूटेड टू गिव एडवाइस अंडर द फिफ्थ शेड्यूल। यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट है। यहाँ पे हमने इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन किया था। ट्राइबल जो आपके यहाँ पे ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, जहाँ पे ये आपकी क्या करती है, बेसिकली आपकी एडवाइस देती है वेलफेयर के लिए, ट्राइब्स के लिए, ठीक है। उसके ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए आपको यहाँ पे एडवाइस दी जाती है इन पर्टिकुलर काउंसिल्स के थ्रू। फिर अगले में आपसे बोल रहा है द गवर्नर इज नॉट, ठीक है, यहाँ पे नॉट लगाए, गवर्नर इज नॉट ऑथराइज टू मेक रेगुलेशन टू प्रोहिबिट और रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ लैंड बाय और अमंग मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो यहाँ पे देखो ये गलत हो गया, क्योंकि ये बेसिकली इसका ही यहाँ पे क्या बोलते हो आप, यहाँ पे गवर्नर यहाँ पे ऑथराइज होता है बेसिकली, कि यहाँ पे वो प्रोहिबिट कर सकता है, मना कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, रोक सकता है इन सबको बेसिकली ट्रांसफर ऑफ लैंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे ये नॉट लगा दिया इसलिए गलत हो गया, और यहाँ पे सी ही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपसे यहाँ पे नॉट ही पूछ रखा है।
फिर डी आपसे बोल रहा है द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट इन विच देयर आर शेड्यूल एरियाज हैव टू सबमिट रिपोर्ट्स टू द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरियाज। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होने वाली है। ठीक है, तो गलत कौन सी है यहाँ पे? सी ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि गवर्नर के पास अथॉरिटी है कि वो यहाँ पे प्रोहिबिट भी कर सकता है, रिस्ट्रिक्ट भी कर सकता है आपके यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ लैंड को। ठीक है, अमंग मेंबर्स ऑफ शेड्यूल ट्राइब। तो यहाँ पे ये ही आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा दिया और आपसे यहाँ पे गलत ही आपसे स्टेटमेंट पूछा था, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। now हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, जो कि हमारा यहाँ पे होने वाला है लिस्ट। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि 7 शेड्यूल में आपका यहाँ पे लिस्ट के बारे में बेसिकली बात की गई, जहाँ पे हम लोग यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे इसके ऊपर बेसिकली डायरेक्ट सिर्फ एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखने को मिला है अब तक पिछले 5 साल में। तो पर तब भी आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से गलत कौन सा है, यहाँ पे बेसिकली आपसे ये पूछा जा रहा है। तो पहला आपसे बोल रहा है कि टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम इज अ सब्जेक्ट अंडर स्टेट इज। अब इसका मतलब यहाँ पे कहने का क्या है कि जो आपका यहाँ पे एग्रीकल्चरल इनकम आती है, ठीक है, उसके ऊपर जो टैक्स आप लगा रहे हो वो आपका यहाँ पे स्टेट यहाँ पे डिसाइड करता है, क्योंकि आपके जो स्टेट लिस्ट के अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर लॉस कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ स्टेट बना सकता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका पिछले क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट आपका मतलब ये जो आपका स्टेटमेंट है ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे एग्रीकल्चर है यही आपका आता है स्टेट लिस्ट के अंदर। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे बोल रहा है यहाँ पे प्राइस कंट्रोल इज अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि जो आपका यहाँ पे प्राइस के ऊपर जो चीज़ें आ रही है ये आपकी यहाँ पे बेसिकली यूनियन और स्टेट, ठीक है, दोनों ही यहाँ पे लॉ बना सकते हैं। तो इसलिए ये आपका क्या है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलता है। फिर अगला आपसे बोल रहा है कि इंश्योरेंस डज नॉट कम अंडर द यूनियन लिस्ट। तो ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डज नॉट लगा दिया, क्योंकि आपका जो इंश्योरेंस है वो आपके यहाँ पे यूनियन लिस्ट के अंदर ही आता है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सेंटर ही आपका ऐसा है जो यहाँ पे इंश्योरेंस के ऊपर लॉज बना सकता है। ठीक है, फिर डी आपसे बोल रहा है कि फॉरेस्ट इज अ सब्जेक्ट अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब यहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों ही आपके यहाँ पे लॉज बना सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनना। ठीक है, जो आपका यहाँ पे यूनियन लिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर आपका यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिफेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आपको जैसे आर्मी वगैरह यहाँ पे इसी में देखने को मिलती है। फिर फॉरेन अफेयर्स आपको यहाँ पे इसी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कुछ कुछ, तो आपको यहाँ पे देखनी है और अपनी तरफ से भी इसको सर्च कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो फॉरेन अफेयर्स भी आपके यहाँ पे किसके ऊपर होते हैं? ये आपके मतलब किसके अंदर, कौन से लिस्ट के अंदर होते हैं? तो ये आपके होते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर। ठीक है, फिर इसके अलावा आपको यहाँ पे रेलवेज देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, हाईवेज वगैरह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो रेलवेज और हाईवेज, ठीक है, दोनों ही आपके यहाँ पे किसके अंदर आते हैं? ये आपके आते हैं यहाँ पे अपने जो आपकी यूनियन लिस्ट है उसके अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो बैंकिंग है, ठीक है, कंप्लीट बैंकिंग आपका किसके अंदर आता है? यहाँ पे यूनियन के अंदर आता है। फिर आपका यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, आईआर किसके अंदर आते हैं? यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे अगर हम बात करते हैं पोर्ट्स वगैरह की, ये भी आपके किसके अंदर आते हैं? यहाँ पे यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे एक्सेट्रा मैं लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे ये सब मैंने इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉरेन ट्रेड भी इसी के अंदर आ जाएगा, ये आपको ऑलरेडी यहाँ पे पता होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेट की, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखो मैं कॉन्करेंट का ऐसे बना दे रहा हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी ले सकता था, तो ये यहाँ पे इस तरीके से भी दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो स्टेट में आपका यहाँ पे कौन कौन सा आता है? यहाँ पे एक तो आता है आपका पब्लिक ऑर्डर। ठीक है, तो पब्लिक ऑर्डर हो गया। फिर एग्रीकल्चर आपका आता है स्टेट के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो आपका पुलिस वगैरह है ये भी आपके इसी के अंदर आते हैं। फिर प्रिजन वगैरह भी आपके इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने देखा होगा जो बैटिंग वाली चीज़ें होती है, ठीक है, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, ये भी आपका इसी के अंदर ही आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सुन रखा होगा जो आपकी यहाँ पे लैंड से रिलेटेड चीज़ें होती है वो भी आपकी इसके अंदर है। लिकर वाली चीज़ भी आपकी यहाँ पे इसी के अंदर है। ठीक है, स्टेटस के अंदर ही है। फिर आपका यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं वो भी आपका इसी के अंदर है। तो ऐसी चीज़ें आपके यहाँ पे इसके अंदर आपको देखने को मिलती है, और भी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, अपनी मर्जी से जो यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट है, अपनी मर्जी से नहीं, जो भी आपके यहाँ पे प्रेजेंट है इसको आप ऐड कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टोटल ओवरऑल 100 आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स है, और स्टेट में आपके यहाँ पे 61 सब्जेक्ट्स है। मतलब यहाँ पे 61 चीज़ें आपके यहाँ पे स्टेट लिस्ट पे दी गई हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट की अगर हम, अच्छा यहाँ पे एक सेकेंड रुकना है, कॉन्करेंट नहीं है, ये कौन सा हमारा, ये था हमारा यूनियन। ठीक है, ये हमारा था यूनियन। ठीक है, और अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉन्करेंट लिस्ट, तो यहाँ से मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है एजुकेशन। ठीक, फिर यहाँ पे आ जाता है हमारा फॉरेस्ट। फिर हमारे पास आ जाता है इसी में ही मैरिज। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाता है अडॉप्शन, और इसी में हमारे पास आ जाते हैं ट्रेड यूनियंस वगैरह। ठीक है, तो इस पे भी और भी चीज़ें एक्सेट्रा है, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो 52 अराउंड सब्जेक्ट्स आपके इस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर आते हैं। तो ये ही सिर्फ एक क्वेश्चन था यहाँ पे जिसके ऊपर आया, और उसके साथ साथ मैंने आपको और भी चीज़ें बता दी, तो ये सब भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है।
अब हम चलते हैं आगे, तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं ऑफ द डे, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने 6 क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछ रखे हैं, तो यहाँ पे मैं भी यहाँ रोक के रखा हूँ, ठीक है। आप इसके यहाँ पे रोक के वीडियो का रोक के यहाँ पे आप आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे पहले में आपसे क्या पूछ रहा है बेसिकली कि फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट ऑफ एक्ट 2016 द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया enacted quite a few GST acts in the year 2017. Which one of the following does not fall in this category? मतलब कौन सा एक्ट आपका यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड जो आपका जीएसटी वाला है, इस पर कौन सा आपका इस पर आया नहीं था, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है और ये CDS 2 2021 का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे वैसे ही आपसे यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ रखे कि मोशन और नो कॉन्फिडेंस इज मूव्ड अगेंस्ट, ठीक है, किसके अगेंस्ट यहाँ पे मूव होता है, तो CDS 1 2021 का ये भी क्वेश्चन है। फिर अगले में आपसे बोल रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आपके बहुत ईजी है क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसे आपके पास 6 क्वेश्चन है, यहाँ पे सबके आपको यहाँ पे आंसर देने हैं। अगर कोई भी आपसे आंसर नहीं बनता है, ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पे ट्राई करना है, भले आप गलत बताओ पर एटलीस्ट आप यहाँ पे आंसर बता देना, ठीक है, मतलब कमेंट कर देना। गलत होता है तो मैं आपको यहाँ पे सही कर दूंगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता है तो आप मुझे वो क्वेश्चन बता देना, हम यहाँ पे अगले वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो यहाँ पे ये 6 क्वेश्चन है, इस वीडियो को रोक के आप यहाँ पे 6 के 6 क्वेश्चन यहाँ पे आप आंसर कर दो। नाउ आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया, जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए उन सब के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज मिल गई हो, इन टॉपिक्स के ऊपर जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ में आ गए हो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप यहाँ पे कमेंट कर देना, वहाँ पे मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। उसी के साथ अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो वो भी आपको वहाँ से ही मिलेगी। एंड अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो यूट्यूब के, तो यहाँ पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुँच पाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट होने वाली है पर्टिकुलर सीरीज़ हमारी चल रही है और यहाँ पे ये वीडियो भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। और अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।